नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में। अभी हम आज जो टॉपिक है हमारा हेजिंग पे, हम ये एक छोटा सा सेशन देंगे जिसमें कि हेजिंग क्या है और क्या बेनिफिट्स हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। छोटा सा प्रेजेंटेशन है। तो देखें तो हमारे पास जनरली तीन तरह से काम होता है। एक जिसको तीन तरह के कैटेगरी का पार्टिसिपेंट भी बोल सकते हैं। स्पेकुलेशन, हेजिंग एंड आर्बिट्रेज। तो स्पेकुलेटर्स वो होते हैं जो डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं अपने व्यू के हिसाब से। उनका फिजिकल में कोई एक्सपोजर नहीं होता है, सच कोई रिलेशन नहीं रहता है उस कमोडिटी के साथ जनरली, एंड वो डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं अपने व्यू के हिसाब से। हेजर वो होते हैं जिनका उस कमोडिटी में एक्सपोजर है और उनको उसके प्राइस रिस्क रहते हैं। तो आइदर वो स्टॉकिस्ट, प्रोसेसर या ट्रेडर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को फिजिकल भी हैंडल कर रहे होते हैं। आर्बिट्राज वो होता है जिसमें लोग एक मार्केट से दूसरे मार्केट के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस चल रहा है, उस प्रॉफिट को वो ग्रैब करते हैं या लेते हैं। जैसे कि स्पॉट अगर फ्यूचर से नीचे चल रहा है तो स्पॉट से लिए, स्पॉट मार्केट यानी फिजिकल मार्केट से लेके फ्यूचर्स मार्केट में सेल कर दिया, या कभी उल्टा हुआ, फ्यूचर्स मार्केट अगर ऊपर है और स्पॉट मार्केट नीचे चल रहा है, ऊपर चल रहा है डिस्काउंटेड अगर फ्यूचर्स मार्केट, तो फ्यूचर मार्केट से लेकर के स्पॉट मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो वो आर्बिट्राजर्स होते हैं जो दो मार्केट के जो प्राइस डिफरेंस जो चल रहा है उस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं, उस अपॉर्चुनिटी से फायदा फायदा लेते हैं। तो ये तीन बेसिकली मेजर कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेंट्स और स्ट्रेटेजीज नॉर्मली होती हैं। अगर हम देखें स्पेकुलेशन, तो जैसे तीन तरह से वो कर सकते हैं। एक लॉन्ग पोजीशन जिसमें कि उनको अगर ऐसा लगता है कि जो कमोडिटी है अंडरलाइंग वो अगर बढ़ सकती है तो वो उसको उस व्यू से बाई पोजीशन करके चलते हैं। कुछ जो दूसरी है जैसे शॉर्ट पोजीशन, जैसे वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि जो कमोडिटी है या अंडरलाइंग जो प्रोडक्ट है वो उसके प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, तो उसमें वो सेल करके चलते हैं। तो उस तरह से वो प्रॉफिट लेने का स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और फिर स्प्रेड ट्रेडिंग है। अब इसमें वो डायरेक्शनल व्यू नहीं लेते हैं प्राइस का, बट दो कमोडिटी का, जैसे पिछला जो हमारा सेशन जैसे हमने स्प्रेड देखा था, मैं समझा था कि 2 मंथ, दो कमोडिटी या विद इन कमोडिटी 2 मंथ के बीच में स्प्रेड कर सकते हैं, स्प्रेड की अपॉर्चुनिटी रहती है। तभी वो स्प्रेड को बढ़ेगा या घटेगा उस व्यू से ट्रेड करते हैं। तो वो विद इन कमोडिटी दो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच का स्प्रेड हो सकता है, जो डिफरेंस चलता है उसी को स्प्रेड बोलते हैं। वो बढ़ेगा या घटेगा उसके व्यू से। या दो कमोडिटी जो रिलेटेड है, जैसे गुआर सीड गुआर का ऐसा अगर है तो उन दोनों के बीच का क्या चल रहा है डिफरेंस या रेशियो, कई बार क्योंकि वो रिलेटेड कमोडिटी है तो उस रेशियो के हिसाब से क्या लग रहा है कि वो बढ़ेगा या घटेगा, तो उस हिसाब से दो रिलेटेड कमोडिटीज के बीच में वो सेम मंथ में या डिफरेंट मंथ्स में वो पोजिशन बनाते हैं। बेसिकली वो डिफरेंस पे कि डिफरेंस बढ़ेगा या घटेगा, या रेशियो जो भी है उस पर कि वो बढ़ेगा या घटेगा से बनाते हैं। तो ये तीन तरीके से लोग स्पेकुलेशन स्ट्रेटजीज में काम करते हैं। और हेजिंग इज डिफरेंट, तो वो हम आगे देखेंगे। प्राइस रिस्क हम देखें क्या रहता है। तो अगर कोई बेच रहा है, इफेक्ट ऑन समवन हु वांट्स टू सेल, अब कोई बेच रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है तो फिर उसको प्रॉफिट है, या उल्टा जा रहा है तो उसको लॉस हो सकता है। इफेक्ट ऑन समवन हु वांट्स टू बाय, अब कोई बाई कर रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली बाई कर रहा है उसका, तो उसको लॉस हो सकता है। और अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसको उस केस में प्रॉफिट होता है। तो सिंपल है, अगर कोई सेल किया है तो अगर नीचे आया तो उसको प्रॉफिट है, और अदर डायरेक्शन चला गया तो उसको लॉस हो जाता है, और उसका उल्टा बायर के साइड हो जाता है। बट हेजिंग में तो ये जो रिस्क है, जो हेजर्स के पास, हेजर को ये रिस्क होता है कई बार, तो अवॉइड दिस रिस्क मैन्युफैक्चरर्स कैन बाय एंड स्टोर मटेरियल इन द प्राइसेस लो। अब ऐसा होता है, कई बार हम देखते हैं कि कई प्रोसेसर्स जो होते हैं, ये प्राइस का जो मूवमेंट होता है उसके वजह से वो स्टॉक, प्रोसेसर्स खासकर वो स्टॉक लेके चल लेते हैं कि ठीक है, जितना स्टॉक ले लेते हैं
और फिर उसको कि ये प्राइस रिस्क उनको ना रहे। बट उसमें क्या है, प्राइस रिस्क तो तभी भी रहता है क्योंकि मार्केट के प्राइसेस हमेशा वेरी करते रहते हैं। और उनको डिसएडवांटेज क्या होता है किसी भी हेजर को या प्रोसेसर को, कि उसमें उनका कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि वो जितना स्टॉक लेके स्टॉक स्टोर करते हैं उसमें एक जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो उनका वर्किंग कैपिटल काफी हद तक एक ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि उसका उन्होंने पूरा गुड्स खरीद के फिजिकल स्टॉक किया। फिर उसका एक कॉस्ट भी आता है, क्योंकि आप स्टॉक कर रहे हो तो उसका एक स्टोरेज कॉस्ट आएगा, वेयर हाउस रेंट है, इंश्योरेंस है, मेंटेनेंस है, ये सारी चीजें उसमें ऐड होती हैं। तो एक तो कैपिटल, देन कॉस्ट, तो ये रहता है। बट अभी इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है, तो वो हेजिंग स्ट्रेटेजी में है कि हम इसमें क्या करते हैं, मैनेजर। तो इस केस में तो इस केस में हेजर क्या करता है, जब हेजर अगर एक्सचेंज पे जब भी काम करता है तो वो अपने इस रिस्क को, जो उसका प्राइस रिस्क है, कि अगर कोई बायर है जिसको प्रोसेसर है उसको बाई करना है, तो उस प्राइस रिस्क को वो क्या कर सकता है कि वो दूसरे जो अदर पार्टिसिपेंट्स है स्पेकुलेटिव वगैरह, उनको वो ट्रांसफर हो जाता है। तो हेजिंग में यही चीज होता है। तो वो कैसे होता है वो हम आगे समझेंगे। जैसे कि वो क्या करेगा हमेशा कि एक लॉन्ग पोजीशन बनाएगा, बाई करेगा, क्योंकि उसको आगे फिजिकल स्टॉक लेना है। तो उस केस में जो सामने उसके पार्टिसिपेंट होंगे, वो या तो कोई ट्रेडर है या कोई स्पेकुलेटर होंगे जिनको ऑपोजिट पोजीशन उनको चाहिए, जो यहाँ पे सेल कर रहा होगा, तो उन दोनों के सामने ट्रेड हो जाता है। बट यस, इसमें बायर क्या होता है, ये पूरा अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल बचा लेता है और प्राइस रिस्क भी इसमें उसका मैनेज हो जाता है। तो अभी ये दो तरीके से हो सकता है, या तो किसी तरीके से जो सप्लायर है उसके साथ एक फिक्स प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट कर ले, या फिर फ्यूचर्स मार्केट में हेज कर ले। जो ये फिजिकल मार्केट में अगर वो आगे किसी सप्लायर के साथ फिक्स करता है तो वहां भी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह से होता है, जिसमें कि रिस्क तभी भी रहता है काउंटर पार्टी डिफॉल्ट का। उसमें सेलर भी डिफॉल्ट हो सकता है, कई बार बायर भी डिफॉल्ट कर सकते हैं। और दूसरा फिर जो सबसे सेफ सॉल्यूशन बचता है वो हेज कर सकते हैं, बायर उसको हेज कर सकता है फ्यूचर्स मार्केट में। अभी हम इसमें देखेंगे कि कैसे हो सकता है। देखिए, हेजिंग में सबसे बड़ा एक चीज समझने की जरूरत है कंसेप्ट की। हेजिंग में हमेशा जो आपको एक्चुअल फिजिकल में आप कर रहे हैं उसकी अल्टरनेट पोजीशन बनती है फ्यूचर्स मार्केट में। अगर हम कोई सेलर, कोई हम स्टॉकिस्ट हैं, ट्रेडर है, तो अगर हम फिजिकल में बाई किए हैं तो मेरा रिस्क है कि उसका प्राइस नीचे ना चला जाए। तो इसका हम काउंटर पोजीशन बना सकते हैं हेज करने के लिए फ्यूचर्स में। कि अगर हमने चना खरीदा सपोज फॉर एग्जांपल 5200 में, तो हम उसको फ्यूचर्स मार्केट में सेल कर देंगे, क्योंकि मेरा रिस्क कब हेज होगा, वोल्टा पोजीशन इसलिए होता है क्योंकि अगर प्राइसेस गिरते हैं, क्योंकि मैंने फिजिकल में बाई किया, फ्यूचर्स में सेल किया, अगर फ्यूचर्स प्राइसेस गिरते हैं तो फिजिकल में भी गिरेंगे। तो इन दिस केस हेजर के पास ये ऑप्शन रहेगा कि उसको फ्यूचर्स मार्केट से पैसे आ जाएंगे, एंड देन आइदर ही कैन डिलीवर ऑन दैट हायर प्राइस, नहीं तो फिर वो ये कर सकता है अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके फिजिकल में बेच सकता है। एंड इन दैट केस जब वो 5200 बेचा एंड 5000 आ गया, तो 200 रुपीज उसको फ्यूचर से मिल जाएंगे। और वही चीज ये होगा कि जितना खरीदा होगा 5200 के आसपास, तो अगर फ्यूचर्स में नीचे आए तो स्पॉट भी नीचे आया ही है, तो उतना हो सकता है 200 रुपीज फ्यूचर्स में आए नीचे, तो एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि 200 आसपास तो रहता ही है, वो नीचे उतना ही आता है करीब करीब। तो फिजिकल मार्केट भी इतना नीचे आया होगा, तो जब वो फ्यूचर्स पोजिशन स्क्वायर ऑफ करके फिजिकल में बेचेगा तो उसको 200 रुपये कम मिलेंगे, लेकिन उसको फ्यूचर्स मार्केट से 200 रुपये आ गए होंगे, तो नेट पोजिशन उसकी उसकी जो प्राइस है वो एक तो लॉक हो जाती है, तो उसको उतना ही मिलता है 5200। तो इस वजह से आपकी पोजीशन उल्टा रहता है। अगर हम बायर है, अगर कोई प्रोसेसर है वो हमेशा बाई करता है, तो उस वो क्या पोजीशन बनाएगा, क्योंकि वो बाई करता है और उसको फिनिश गुड सेल करना होता है, तो हमेशा इस पे वो लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग हेज करेगा, यानी यहाँ पे वो बाई करके चलेगा क्योंकि उसमें, और फिजिकल में वो सेल करेगा उसका फिजिक्स प्रोडक्ट। क्योंकि उसमें करना ये रख, क्योंकि ये क्या होता है कि बायर को सपोज कोई दाल मिले तो वो चना लेगा, तो उसको चना लेना है हमेशा, तो वो चना लेगा हमेशा, और फिर
फिजिकल मार्केट, फिर वो फिजिकल मार्केट या तो वो बाइक उसको फिजिकल मार्केट से ले लेगा या फिर वो फ्यूचर्स मार्केट से डिलीवरी ले लेगा, क्योंकि उसको फिजिकल मार्केट में लेना है और उसको प्रोसेस करके उस स्टॉक को फिर सेल करना है फिजिकल मार्केट में। तो चना लेगा तो फिर वो उसका दाल या बेसन बना के वो बेचेगा। तो अल्टीमेटली उसकी पोजीशन यहाँ पे उल्टा रहेगी, उसको फिजिकल में बेचना है तो फ्यूचर्स पोजीशन में उसकी बाई रहेगी, इसीलिए ये पोजीशन हमेशा उल्टा बनता है, तभी उसको हेजिंग बोलते हैं। हेजर्स आर मार्केट वांट टू ट्रांसफर रिस्क, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ एक बार वो वन, क्योंकि अब हेजर्स का यही रिस्क है कि अगर कोई प्रोसेसर है तो उसको ये रिस्क है कि उसका रॉ मटेरियल के प्राइसेस ना बढ़ जाए, और कोई स्टॉकिस्ट या ट्रेडर उसको ये रिस्क है जो स्टॉक कैरी कर रहा है उसके प्राइसेस गिर ना जाए। तो ये जो रिस्क होता है इन हेजर्स, इनका ये होता है, ये अपना रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं जो अदर पार्टिसिपेंट्स है, जैसे कि जो स्पेकुलेटर्स हैं जो ट्रेड करते हैं डायरेक्शन में वो, क्योंकि वन साइड ये अपनी पोजीशन बनाते हैं, दूसरी साइड में काउंटर पार्टी रिस्क ट्रांसफर होता है वो अदर पार्टिसिपेंट्स को ट्रांसफर हो जाता है जो मार्केट में होता है। और हेजर जैसे मैंने बताया कि वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों हो सकते हैं, दोनों का अलग है कि प्रोड्यूसर जो है उसका रिस्क है कि जब भी वो प्रोड्यूस करके स्टॉक कर रहा है, जैसा मैंने बताया, तो उसके प्राइसेस नीचे जाने का रिस्क है, तो उसको ये रिस्क है, तो वो भी एक हेजिंग कर सकता है, इसको शॉर्ट हेज। दूसरा है कंज्यूमर जो बाई करना है, इसको प्रोसेस करना है, तो वो लॉन्ग हेजेस, जिसको कि वो कंज्यूम करना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जैसे चना लेना है बेसन और दाल मिल वालों को, तो वो लॉन्ग हेजर्स होते हैं। तो दोनों तरह के हेजर्स होते हैं और दोनों को ही प्राइस का रिस्क होता है। तो जैसे यहाँ भी यही लिखा है कि प्रोड्यूसर का है कि प्राइस रिस्क है कि प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, कंज्यूमर का है कि अगर किसी को कि उसके प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। तो दोनों को जो ये रिस्क है वो इस एक्टिविटी के थ्रू एक्सचेंज फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म पे वो अपनी प्राइस रिस्क हेज कर सकते हैं। तो इनके सामने अदर पार्टिसिपेंट जो आर्बिट्राइजर्स हैं जो पोजीशन बना रहे हैं या फिर जो अपने सामने स्पेकुलेटर्स हैं, वो इनका काउंटर पार्टी जनरली रहते हैं जो इनके रिस्क को हेज करते हैं, रिस्क को लेते हैं, क्योंकि जब ये अपनी पोजीशन बनाए तो सामने इस तरह के पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो उनका काउंटर पार्टी ट्रेड करते हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है कि ये सामने रिस्क उनको ट्रांसफर हो रहा है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि लॉन्ग हेज एंड शॉर्ट हेज होता है, अगर हम फिर से एक बार उसको समझें तो जैसे मैंने बताया था कि उसका लॉन्ग हेज में उसका अंडरलाइन में कुछ सेलिंग होगा फ्यूचर डेट पे, जैसे कि अगर मैं मेरे पास एक दाल मिल है तो मेरा जो सेल होगा वो फ्यूचर डेट पे मैं दाल बेचूंगा, तो मुझे अभी लेना है, बाई करना है मुझे चना रॉ मटेरियल, तो इसलिए मेरी पोजीशन उल्टी है, मेरी फ्यूचर पोजीशन में बाई रहेगी, अंडरलाइन जो कमोडिटी है उसकी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस है उसको मैं सेल करूंगा एक आगे के डेट पे। तो इसके लिए मेरी पोजीशन यहाँ पे बाई रहेगी, तो उसको हम लॉन्ग एज बोलते हैं। फिर इसलिए वो लॉन्ग एज करते हैं, इसलिए वो बाई पोजीशन यहाँ बनाते हैं। अभी उसका रिस्क इसमें सबसे बड़ा यही होता है कि अब मुझे अगर ये करना है तो मेरी प्राइसेस हर दिन बढ़ रहे हैं या वेरी कर रहे हैं, तो मेरा रिस्क है कि अगर मैं आज अपनी प्राइसेस लॉक नहीं करता हूँ तो मैं आगे का फाइनल प्रोड्यूस का या दाल का मैं रेट कैसे निकाल सकता हूँ, मेरा रॉ मटेरियल का रिस्क प्राइस ही फिक्स नहीं है। तो इस प्राइस को मैं फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म पे हेज कर सकता हूँ, यानी लॉक कर सकता हूँ एक प्राइस में पोजीशन बना करके इसमें, और उससे ये होगा कि मेरे को ये क्लियर हो जाएगा कि ठीक है मेरा जो फिनिश गुड्स है वो किस प्राइस पे बेच सकते हैं, तो मैं उसका ऑर्डर लेकर के फिर अपनी पोजीशन यहाँ पे लॉक कर सकता हूँ, तो मुझे दोनों लेग फिक्स हो जाएंगे, मेरा फाइनल प्रोड्यूस का प्राइस भी फिक्स हो गया क्योंकि मैंने उसको आगे बेच दिया और मैंने अपना रॉ मटेरियल यहाँ से कवर कर लिया प्राइसेस का। तो मेरा ये अब वो प्राइसेस ऊपर जाए या नीचे जाए, मेरा तो ये जो प्राइस है वो लॉक हो गया, तो मेरा पूरा मार्जिन जो भी है इस पूरे वैल्यू चेन में मेरा फिक्स हो गया। तो इससे मैं एक बायर प्राइस फिक्स कर लिया अपने रॉ मटेरियल का, और मैं इसी हिसाब से आगे का अपना फिनिश गुड्स का प्राइस भी फिक्स करके आगे बेच सकता हूँ। जनरल जैसे ऑयल में मस्टर्ड है, तो अगर मैंने ऑयल बेचा है तो मुझे रॉ मटेरियल का भी प्राइस देखना है, तो मैं ऑयल बेचा तो मुझे पैरिटी के हिसाब से किस भाव पे मुझे यहाँ फिक्स करना है, मैं मस्टर्ड सीड फ्यूचर्स पे बाई कर सकता हूँ और ऑयल को मैं सेल कर सकता हूँ कि चलो मेरा बाई पोजीशन इस पे लिया है मैंने इस पर्टिकुलर प्राइस पे, तो मेरा फ्यूचर प्राइस ये तो लॉक हो गया, और जब मैं इसका प्रोसेस पे बेचूंगा तो मैं इस लेवल पे बेच सकता हूँ। तो इसलिए लॉन्ग पोजीशन, तो इसमें सबसे बड़ा प्रोटेक्शन लॉन्ग एजेस के लिए होता है कि प्राइस अगर ऊपर जाए तो भी मेरा पोजीशन जो है
मेरा प्राइस फिक्स है तो मुझे उतना में ही मिलेगा। इसका एग्जांपल लें, अगर हम 5000 5200 में अगर हम चना ले रहे हैं, अगर मैंने बाई किया है और वो 5400 हो जाता है, तो आइदर मैं 5200 में डिलीवरी ले लूंगा फ्यूचर्स उस डेट पे, या फिर मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करूंगा। 52 पे लिए बाई किया था लॉन्ग पोजीशन, 5400 पे सेल किया तो 200 रुपये उधर मिल गए। और जब मैंने फिजिकल मार्केट में लेने गया तो फिजिकल मार्केट में जो 5200 के आसपास चल रहा होगा वो भी 5400 के आसपास चला गया, और 200 रुपये उधर ही बढ़े होंगे, तो 200 रुपये उधर बढ़े होंगे और 200 रुपये मुझे से मिल गए, तो मेरा नेट जो है प्राइस मेरा उतना ही रह गया उस समय जिस प्राइस से मैंने लॉक किया था। ऑफकोर्स बेसिस का एक रहता है वो हम आगे समझेंगे, बट अगर आप मान के चल रहे कि दोनों सेम चल रहे तो मेरा 5200 ही रह गया, ऑल्दो मार्केट 5400 चला गया प्राइसेस। तो इस वजह से मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट मेरा फिक्स हो गया, लॉक हो गया, और मैंने अपनी प्राइस रिस्क को हेज कर लिया। शॉर्ट हेज, अगर हम शॉर्ट हेज साइड देखें तो जनरली जो स्टॉक कैरी कर रहे हैं उनका उनके पास रिस्क होता है कि ये प्राइसेस नीचे चले जाए, अगर मैं कोई स्टॉक लेके कैरी कर रहा हूँ तो रिस्क ऑफ फ्यूचर, तो ये रिस्क रहता है। तो अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि जब हम स्टॉक कैरी करें तो फ्यूचर्स में सेल पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि उल्टी पोजीशन बनानी है। तो मैं इधर में बाई करूंगा, इधर मैं फिजिकल स्टॉक बाई कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर्स में सेल कर रहा हूँ, ताकि प्राइसेस अगर आगे जाके नीचे चले जाते हैं तो मेरा प्रोटेक्शन रहे उसमें, उस डाउनवर्ड मोमेंट पे। इसमें भी सेम केस है, 5200, बस उल्टा ये हो जाता है कि 5200 मैंने सेल किया है और 5000 आ जाता है, इधर मैं 5200 डिलीवरी दे दूं एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे, या फिर नीचे मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लूं 5000 पे, तो 200 रुपये मुझे फ्यूचर से आ जाएंगे। और सेम डाउनवर्ड मूवमेंट फिजिकल मार्केट में भी हुआ हुआ 20 रुपीज का, तो मेरा वो डाउनवर्ड मूवमेंट निगेट हो जाता है, मेरा प्राइसेस जो है जिस भाव में मैंने बेचा था एटलीस्ट उस भाव पे लॉक हो जाता है। अभी एक एग्जांपल को लेके समझेंगे, इसमें बेसिस का भी एक रहता है जो हम आगे देखेंगे, बट अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि स्पॉट और फ्यूचर दोनों साथ साथ चल रहे हैं नियर मंथ। अगर हम लॉन्ग हेज का देखते हैं तो इसमें देखिए, अगर कोई एक एक्सपोर्टर है, जैसे कंपनी है जैसे एक्सपोर्टर गुआर गम का है, उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गुआर गम एक्सपोर्ट करने का 6500 रुपीज क्विंटल में जून मंथ में। अभी जो चल रहा है 2020 जून एक्सपायरी का मान लेते हैं, और 6400 चल रहा है, तो अभी वो क्या कर सकता है, वही वो एग्जैक्टली 6400 पे अपनी प्राइस को लॉक कर सकता है। तो जैसे ही वो बाई करेगा फ्यूचर्स पे, उसका प्राइस लॉक हो गया 6400 का, और उसने आगे 6500 बेचा हुआ, तो उसका मार्जिन जो है यहाँ फिक्स हो गया 100 रुपीज क्विंटल। तो अब इसमें उसको कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि उसका आगे का लेग भी सोल्ड है, फिक्स्ड है प्राइस, और बाइंग का प्राइस उसने फिक्स कर लिया। अब यहाँ दो सिनेरियो हो सकता है, प्राइसेस ऊपर जाए या नीचे जाए, हम दोनों समझेंगे। सबसे पहले ऊपर का देखते हैं, फ्यूचर्स पहला देखते हैं, फ्यूचर्स बाइंग प्राइस पहला है 6400 में उसने बाई किया, फ्यूचर प्राइस जून में 7000 चले गए, 600 रुपये बढ़ गए। स्पॉट प्राइस भी जो उसके आसपास ही चल रहा था वो भी 7000 हो गया। तो अब हम सेलिंग प्राइस जो है उसका 6500 हमने ऊपर देखा। अभी उसने 6100 बाई किया था, 7000 का प्राइस चला गया। अभी वो सपोज वो डिलीवरी नहीं ले रहा है, वो फिजिकल मार्केट से ही खरीदेगा, तो अभी वो क्या करेगा, 6400 पे उसने बाई किया था, अभी वो 7000 पे बेचेगा, सेल करेगा, तो उसको 600 रुपये प्रॉफिट होंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है बी माइनस है, आप देख सकते हैं 600 रुपीज। स्पॉट में अगर हम देखें तो स्पॉट में उसका क्या है कि 6500 में उसने बेच रखा है आगे, और स्पॉट प्राइस भी हम मान रहे हैं कि वो बराबर हो गया 7000 ही है जब उसने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा है, तो यहाँ पे 500 रुपये बढ़ गए। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो नेट क्या होगा, 600 रुपये उसको फ्यूचर से मिले। स्पॉट में अगर वो उस चीज को लेने जा रहा है तो उसको आ, तो अगर हम उसको देखें कि कितना बेच रहा है, 6500 में बेच रहा है, तो उसको 7000 की जगह वो प्राइस हो गया, लेकिन उसने 6500 में ही बेचा हुआ था, तो अभी उसको 6500 में ही देना है उसको। तो अभी उसको 500 रुपीज का वो हो जाएगा, कि उसको लॉस होगा, क्योंकि उसको पहले ही लॉक कर चुका है सेलिंग प्राइस, तो 500 रुपये उसको कम में बिकेगा, तो 500 रुपये उसको लॉस हो रहे हैं। बट अगर हम नेट देखें तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट जो है 100 रुपये हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर्स में प्राइसेस ज्यादा बढ़ गए।
₹600। तो इस ये एक एग्जांपल है, बट कंसेप्ट यही है कि जब हम आगे का अपना, जैसे लॉन्ग हेज में अगर हम आगे का अपना प्रोड्यूस का प्राइस लॉक कर रहे हैं तो हमें नीचे अपना रॉ मटेरियल का प्राइस भी लॉक कर लेना चाहिए। तो उससे हमारा जो मार्जिन है वो सेफ गार्ड हो जाता है, जैसे इस केस में हुआ। अगर ये चीज नहीं किए होते तो हमें ₹500 का सीधा नुकसान हो रहा होता, लेकिन हमें फ्यूचर से कुछ नहीं मिल रहा होता, तो हम नेट ₹500 लॉस में थे। तो दिस इज एन एफिशिएंट वे है जिससे हम की प्राइसेस को लॉक कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट मार्जिन को हम सिक्योर कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेटेजी है जिनकी, इसमें हम अपनी मार्जिन को सिक्योर, प्राइसेस को सिक्योर करते हैं, रिस्क को कम करते हैं, ना कि कोई प्रॉफिट कमाने की स्ट्रेटेजी है। तो ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर ये प्राइसेस जो है 6400 से ये नीचे जाते हैं, तो फ्यूचर्स बाइंग प्राइस अगर 6400 है, बाद में वो 6000 हो जाता है, तब इन दिस केस क्या होगा, और स्पॉट भी 6000 आ जाता है। अब मैंने आगे बेचा हुआ 6500 में, अब मैं अपनी पोजीशन को देखूंगा तो 6400 बाई किया था, 6000 आ गया, तो ₹400 मुझे यहाँ नुकसान हो गए, क्योंकि मैंने बाई किया था 6400 पे, आ गया वो 6000, तो ₹400 तो नुकसान हो गया। लेकिन अगर मैं फिजिकल मार्केट में देखूं तो मेरे को, अगर जो मेरा आगे का सौदा है, जो फिजिकल मार्केट जो मैंने आगे बेच रखा है 6500 पे, तो अभी मैं अपनी जब मैं फिजिकल मार्केट से लेके बेच रहा हूँ तो 6000 में मुझे मिल रहा है, और मैं 6500 में जो आगे मैंने बेच रखा है वो मैं पूरा करता हूँ, तो मुझे ₹500 वहां से प्रॉफिट हो रहा है। ऑल्दो मुझे फ्यूचर्स में लॉस हुआ, लेकिन मुझे स्पॉट में बच गया ₹500। तो मेरा नेट जो मार्जिन था, जो मैंने लॉक किया था 6400 में लेने का और 6100 बेचने का, तो ₹100 का जो मार्जिन था वो मेरा लॉक हो गया। तो हेजिंग से ये समझना जरूरी है कि इस स्ट्रेटेजी से हमारा ये जो मार्जिन है उसको हम, प्रॉफिट मार्जिन उसको हम सिक्योर कर रहे हैं, एक अपोजिट पोजीशन लेकर के फ्यूचर्स मार्केट में। तो लॉन्ग हेज का ये एग्जांपल है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से ये हो रहा है। हेजिंग में हमेशा हमारे दोनों लेग होने चाहिए सिक्योर। अगर हम लॉन्ग हेज में जा रहे हैं तो एक तो हमारा रॉ मटेरियल का बाई और फाइनल प्रोड्यूस का सेल, मतलब दोनों साइड मेरा लॉक होने चाहिए प्राइसेस, तभी जाके कंप्लीट हेज हो सकता है वो। और शॉर्ट हेज में जैसे कि हम इधर बाई कर रहे हैं और उधर हम सेल कर रहे हैं, तो वो भी दोनों लॉक होने चाहिए। हम शॉर्ट एज का एग्जांपल ले लेते हैं। लॉन्ग एज का मैंने देखा था कि कैसे कोई प्रोसेसर या लॉन्ग एज स्टॉक प्रोसेसर्स के लिए होता है, एक्सपोर्टर्स के लिए, जिनको की बाई करना होता है रॉ मटेरियल। अगर हम देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट एज यानी जो कोई कैरी कर रहा है, तभी हम यहाँ देखते हैं कोई एक प्रोसेसर है जिसके पास गुआर गम, सपोज उसका एक फिनिश प्रोडक्ट बचा हुआ इन्वेंट्री में, जिसकी कॉस्टिंग 6300 है। और अगर अभी हम देखें सपोज फॉर एग्जांपल जून में, तो ये 6400 की फ्यूचर प्राइस चल रही है जून की। तो वो क्या कर सकता है कि 1600 से कॉस्टिंग आ रही है तो ₹100 ऊपर है, तो हम यहाँ पे उसको सेल कर सकता है, तो वो 6400 में सेल कर देगा, तो उसका ₹100 का जो मार्जिन है वो यहाँ पे फिक्स हो गया। अभी कैसे हुआ, क्योंकि 6300 की कॉस्टिंग और 6400 उसने बेच दिया। अब हम इसको समझेंगे कि अगर ये प्राइसेस अपसाइड या डाउनसाइड जाते हैं तो किस तरह से कैलकुलेशन बैठती है। तो आप समझिए कि फ्यूचर प्राइस 6400 पे है, और फ्यूचर प्राइस इन जून में, अगर वही जून मंथ का ही हम चल रहे हैं, तो वो जब वो स्क्वायर ऑफ प्राइस बढ़ जाते हैं, स्क्वायर ऑफ के टाइम में 7000 हो जाता है। फ्यूचर में 6400 में बेचा था, और 7000 में वो बाई बैक करेगा, जब स्क्वायर ऑफ करेगा तो उसको ₹600 यहाँ पे लॉस हो रहा है। स्पॉट हम मानते हैं 7000 ही हो रहा है, तो अब वो क्या होगा, उसका 6300 का था, प्लस उसको ₹600 का लॉस यहाँ पे, यहाँ लॉस हो गया फ्यूचर्स में। लेकिन अब जब वो फिजिकल मार्केट में बेचेगा तो वो 7000 में बेचेगा, तो ₹700 जो है उसको फिजिकल मार्केट में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अब यहाँ ये होगा कि ₹700 उसको फिजिकल मार्केट से मिल जाएंगे, क्योंकि फिजिकल मार्केट प्राइस 7000 हो गया, उससे कॉस्टिंग 6300 थी, तो यहाँ पे उसको ₹700 मिल गए। और फ्यूचर्स में उसने 6400 सेल किया था, वो 7000 हो गया, ₹600 का लॉस हुआ। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो लास्ट में ₹100 का उसने अपना मार्जिन सिक्योर कर लिया। और हेजिंग का बेसिक आइडिया ही यही है। तो यहाँ पे भी वो इस तरीके से अपने मार्जिन को सिक्योर करने में कामयाब रहा। उसी तरीके से अगर ये प्राइसेस नीचे जाते हैं तो कैसे होगा, अगर 6400 है, जैसे मेरा वही प्राइस है, और प्राइसेस जो है यहाँ पे गिर जाते हैं, 6000 हो जाते हैं, तो फिजिकल मार्केट भी 6000 हो गया, फ्यूचर्स भी नीचे आ गए, स्पॉट भी नीचे आया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मेरा 6300 है,
अब मुझे ये होगा कि जब मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करूंगा फ्यूचर्स में, तो मैंने 6400 बेचा था और मैं बाई बैक करूंगा 6000 पे, तो मुझे 400 रुपये फ्यूचर से मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने 6400 बेचा और 6000 में बाई किया। अब ये जो मिलेंगे 400 रुपये, और अगर हम फिजिकल मार्केट में जाए तो 63 मेरी कॉस्टिंग थी, जब मैं बेचूंगा तो 6000 में बिकेगा, क्योंकि स्पॉट 6000 है, तो 300 रुपये का नुकसान है। तो मैं एट दी एंड फिर भी इस हेजिंग के हिसाब से मैंने 100 रुपये अपना जो मार्जिन था उसको सिक्योर कर लिया। तो हेजिंग के थ्रू प्राइसेस ऊपर जाए नीचे जाए, मैं अपना जो मार्जिन है उसको मैं सिक्योर कर सकता हूँ, जो कि एक इंडस्ट्री को, यहाँ इनकेस जैसे एक्सपोर्टर है वहाँ उनके सो प्रोसेसर था, तो वो अपना सेफ कर सकते हैं स्ट्रेटेजी से। तो ये थे दो एग्जाम्पल, शॉर्ट एज और लॉन्ग एज पे, कि किस तरीके से ये दोनों स्ट्रेटेजी लेकर के आप अपने नीड्स पे, अगर आप प्रोसेसर हैं या फिर आप स्टॉकिस्ट हैं, तो किस तरीके से ये स्ट्रेटेजी को यूटिलाइज करके अपने मार्जिन को सिक्योर कर सकते हैं। इसके बेनिफिट है कि कोई फार्मर या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इसको अपने प्राइसेस को हेज कर सकते हैं काफी पहले, मतलब एट द टाइम ऑफ, कोई टाइम पे भी अगर आप देखिए मार्च का चने का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, वो जो भी प्राइस पे चल रहा है, तो वो आज सोइंग के टाइम ही उसको सेल करके उस पोजीशन पे फार्मर्स, या क्योंकि वो फिजिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका फिजिकल गुड्स आना है, तो उसका ऑपोजिट पोजीशन फ्यूचर्स मार्केट में लेके सेल अपने प्राइस को लॉक कर सकते हैं। किसी के पास कोई ज्यादा इन्वेंट्री है जिसकी डिमांड अभी नहीं है, उसके प्राइसेस मूव हो सकते हैं, जैसे कि चना है सपोज बहुत प्रोसेसर के पास है, प्राइसेस हो सकते हैं मूव किधर भी, तो अपनी उस इन्वेंट्री को प्राइसेस को बेच फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म पे यूज करके सेल करके एटलीस्ट उस मूवमेंट पे वो बच सकता है। दूसरा, हेजिंग परमिट फॉरवर्ड प्राइसिंग में पड़ा। अब इसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरर कोई है, कोई प्रोसेसर है, तो अपना कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को फिक्स लॉक कर सकता है, उसके बेसिस पे अपने फिनिश गुड्स के प्राइसिंग कर सकता है। अगर आज ही मैंने चने के प्राइसेस को लॉक कर लिया, सपोज 5000 पे है, तो मैंने अपना रॉ मटेरियल कर लिया, फिर मुझे कॉस्टिंग ऐड करके मुझे पता है कि ये मेरा फिनिश गुड्स का प्रोड्यूस प्राइस हो सकता है, जिसको वो आगे कोट कर सकता है। तो इस वजह से इससे वो अपनी पूरी मार्जिन को लॉक कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है, पहले अपनी फाइनल प्रोड्यूस को उसको सेल करके इधर अपनी फ्यूचर्स में अपनी रॉ मटेरियल कॉस्ट को लॉक कर सकता है। तो उसका जो मार्जिन है, जैसे हमने देखा लॉन्ग हेज में, उस हिसाब से वो सिक्योर हो सकता है कि प्राइसेस किधर भी जाए, बट उसका मार्जिन सेफ गार्ड रह सकता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा। तो ये एडवांटेजेस है। लिमिटेशन जैसे मैंने पहले बताया कि बेसिस रिस्क होता है, ये बेसिस रिस्क हम आगे समझेंगे। इसमें बेसिकली फ्यूचर्स ऑफ स्पॉट प्राइस होते हैं वो एक्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, वो डिफरेंस रहते हैं, उसी डिफरेंस को बेसिस रिस्क कहते हैं। और दूसरा होता है रोल ओवर, क्योंकि अगर मैंने उस मंथ में है जो जून में पोजिशन है, जून में नहीं, मैं उसको रोल ओवर कर रहा हूँ, तो एक कॉस्ट ऐड होती है रोल ओवर की, जो मुझे बायर को ऐड होते चली जाती है। तो हेजिंग इसको जरूर प्राइसेस को कम करता है, बट इन दोनों फैक्टर्स की वजह से 100% हेजिंग भी पॉसिबल नहीं है, बट मैक्सिमम आपका रिस्क एलिमिनेट कर देता है ये स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने बताया कि बेसिस जो है वो स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर्स प्राइस, ये होता है बेसिस जो हम कहते हैं। अब इसके टर्म्स है, जैसे कि अगर पॉजिटिव है यानी कि स्पॉट प्राइस फ्यूचर्स ऊपर चल रहा है तो ओवर बोलते हैं, अगर स्पॉट प्राइस से फ्यूचर प्राइस ऊपर चल रहा होता है तो नेगेटिव हो जाता है, उसको हम अंडर बोलते हैं। समझने का था कि जो बेसिस है उसका उसका जो टर्मिनोलॉजी है, उसका मतलब जो है वो स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस होता है। बेसिस रिस्क क्या है? बेसिस इज डिफाइंड एज द रिस्क दैट ए फ्यूचर प्राइस विल मूव डिफरेंटली फ्रॉम दैट ऑफ अंडरलाइंग एसेट। इसका मतलब है कि बेसिस रिस्क ये होता है कि फ्यूचर्स का प्राइसेस एक अलग मूव कर रहा हो, और अंडरलाइंग, और जो उसका अंडरलाइंग का प्राइसेस है, स्पॉट का जो प्राइसेस, उस कमोडिटी का जो प्राइसेस है स्पॉट में, वो एक अलग तरीके से मूव कर रहा हो, तो वो जो एक डिफरेंस चलता है या सेम चल रहा होता है, वो डिफरेंस बढ़ सकता है, घट सकता है और चेंज हो सकता है, तो वो बेसिस रिस्क हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए हेजिंग में। जनरली फ्यूचर प्राइसेस एंड स्पॉट प्राइसेस कोरिलेटेड होते हैं, एंड जनरली वो सेम डायरेक्शन में ही मूव करते हैं।
बट उन दोनों का जो डिफरेंस है, जो मैं भी बता रहा था आपको, कि किसी का डिफरेंस एक चलता है नॉर्मली, हिस्टोरिकली हमें हर सेंटर का एक बेसिस रहता है जो फ्यूचर्स का चल रहा होता है, वो मूवमेंट हो सकता है। जो सपोज कभी 50 रुपए चल रहा होता है नॉर्मली, बट वो बढ़ के 70 हो जाए, 100 हो जाए, या घट के 0 हो जाए, तो वो एक रिस्क फैक्टर रहता है। बट वो आप एक बार देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली क्या बेसिस चल रहा है किसी भी कमोडिटी में। तो वो बेसिस सेंटर या किसी भी सेंटर से आप फ्यूचर प्राइसेस को कंपेयर करके हिस्टोरिकली निकाल सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस क्या होता है? जब इसको ये बोलते हैं कि जब स्पॉट प्राइस किसी कमोडिटी की स्पॉट प्राइस ज्यादा बढ़ जाए एज कम्पेयर टू फ्यूचर प्राइसेस, तो क्या होगा कि स्पॉट माइनस फ्यूचर है, तो ये जो फिगर है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। जब ऐसा होता है तो जो शॉर्ट पोजीशन होती है, जिसकी जो शॉर्ट हेजर होता है, उसके लिए फायदा है, क्योंकि अभी वो ये क्या कर सकता है कि जब स्पॉट मार्केट बढ़ गया, तो जब वो अपनी पोजीशन को फ्यूचर स्क्वायर ऑफ करके फिजिकल मार्केट में सेल करेगा, तो उसको सपोज वो डिफरेंस शुरू में 100 रुपए का चल रहा था, तो अब वो 150 हो गया, तो उसको 50 रुपीज और एक्स्ट्रा मिलेंगे। और इसी इसमें अगर उल्टा देखें तो इस जब वो बेसिस बढ़ रहा होता है, तो वो लॉन्ग एजेस के लिए लॉस है, क्योंकि उसने जब लिया था वो 100 रुपए का डिफरेंस चल रहा था, लेकिन जब वो स्क्वायर ऑफ करता है अपनी पोजीशन फ्यूचर्स में, जब फिजिकल में लेने जाता है, तो उसको 50 रुपीज और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, क्योंकि वो उतना डिफरेंस जो है स्पॉट और फ्यूचर 100 का बढ़ के 150 हो गया। बट उसको फ्यूचर में 100 ही मिल रहा है, लेकिन स्पॉट मार्केट में उसको 50 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़े, क्योंकि स्पॉट मार्केट में ज्यादा प्राइसेस बढ़ गए, 50 रुपए ज्यादा बढ़ गए एज कम्पेयर टू फ्यूचर्स प्राइस। तो इसमें लॉन्ग हेजर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब वीकनिंग ऑफ ऐसे, जब भी स्पॉट प्राइस ऑफ किसी कमोडिटी का इसमें स्पॉट प्राइस गिरता है, या तो ज्यादा गिरता है फ्यूचर से, या फिर फ्यूचर्स वही रहता है और स्पॉट गिर जाता है, तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है ज्यादा, तो उसको हम वीकनिंग ऑफ बेसिस बोलते हैं। इसमें फ्यूचर्स पोजिशन लॉन्ग पोजिशंस के लिए फायदा है, इसको इसलिए फायदा है क्योंकि इसमें होता ये है कि अगर आप देखें कि अगर मैं एक लॉन्ग हेजर हूँ और मैंने एक डिफरेंस पे स्पॉट फ्यूचर 100 रुपए चल रहे थे, तब मैंने लॉन्ग पोजिशन बनाई थी। अब वो जब मैं इसको स्क्वायर ऑफ करने जा रहा हूँ, तो मुझे मैंने फ्यूचर्स मार्केट में अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ की, तो वहां पे मान लेते 100 रुपए ही गिरे। बट जब हम मैं स्क्वायर ऑफ करके फिजिकल से लेने गया, तो वहां 150 रुपये माइनस हो गया, यानी कि 100 रुपए से ज्यादा और 50 रुपए और ज्यादा गिर गए फिजिकल मार्केट में। तो मुझे वो एक्स्ट्रा 50 रुपीज जो है वो भी मुझे मिल जाएगा बेनिफिट, क्योंकि जब मैंने लिया था तो वो 100 रुपए के डिफरेंस में लिया था। मैंने फ्यूचर्स मार्केट टाइम 100 रुपए था, और अभी जब मैं लेने जा रहा हूँ तो और मुझे 50 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो एक एक्स्ट्रा मुझे मिल गया, तो वो बेनिफिट है एक लॉन्ग प्रोसेस के लिए। जिस तरीके से स्ट्रेंथनिंग होने में शॉर्ट हेजर को फायदा है, उसी तरह से वीकनिंग बेसिस को वीक होने में लॉन्ग हेजर्स को फायदा है। ये हम यहाँ एक एग्जांपल से देखेंगे। सपोज हम आज हमारा डे टी है, स्पॉट प्राइस 6500 है, फ्यूचर्स प्राइस 6500, बेसिस जीरो है, दोनों बराबर है, स्पॉट माइनस फ्यूचर इज जीरो। अब 30th डे जब मैं पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, उस दिन क्या हो रहा है, स्पॉट 7000 हो गया, यानी 500 रुपीज बढ़ गया, फ्यूचर्स 65700 हो गया, यानी कि सिर्फ 200 रुपये बढ़े। तो इसमें क्या हुआ, बेसिस जो है वो नेट जो पहले जीरो था, अगर अभी हम देखें तो +300 हो गया। अब इसमें क्या हुआ, बेसिस जो है वो स्ट्रेंथन हो गया, तो जब स्ट्रेंथन हो गया, इसमें शॉर्ट हेजर्स को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, हम लेफ्ट टेबल में देखें तो जब मैंने बाई किया था, तो स्पॉट प्राइस 6500 पे था, तो मैंने ये बाई किया, फ्यूचर्स को मैंने सेम पे सेल कर दिया, उस समय 6500 फ्यूचर चल रहा था। जब मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा फ्यूचर्स में, तो मुझे 6500 से ये बढ़ के 6700 हो गया, ठीक है। तो मैं बाई करूंगा 6700 में, तो मुझे यहाँ 200 रुपये का नुकसान जाना है। लेकिन जब मैं स्पॉट अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ 60, तो 200 रुपये का नुकसान है कि नीचे बेचा है मैंने 6500 पे, ऊपर 6700 स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ। अब जब मैं स्पॉट में बेचा, तो मुझे 7000 में बिका, और मेरी ली हुई थी जो बाई थी वो 6500 की थी, तो यहाँ मुझे 500 रुपये मिले। तो 500 रुपये इधर मिले, 200 रुपये इधर मेरा लॉस हुआ फ्यूचर्स में, तो नेट मुझे 300 रुपये मिले। तो ये बेसिस अगर दोनों सेम रहते, तो सिर्फ मुझे, अगर ये मानता हूँ कि यहाँ भी 7000 होता, ये भी 7000, तो मुझे 500 रुपये इधर मिलते और 500 रुपये इधर चले जाते, तो मेरा जीरो रहता, तो मेरा वही प्राइस रिस्क का हेज प्राइस उतना रह जाता। बट क्योंकि बेसिस की मूवमेंट
एग्जैक्टली वैसी नहीं रही, इसकी वजह से मुझे 300 रुपये का एक्स्ट्रा गेन मिल रहा है यहाँ पे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कई बार, और ये होता है, तो डिपेंड करता है। बट ये मेरा 300 रुपीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया हेजिंग में भी, क्योंकि बेसिस के मूवमेंट की वजह से। अब बेसिस अगर मूव नहीं किया तो जैसे मैंने बताया कि 500 रुपये मिलते हैं, 500 रुपये जाते, तो मेरा नेट जो है प्रॉफिट लॉस जीरो होता, बट मेरा प्राइस लॉक हो जाता 6500। अब अगर हम देखें वीकनिंग ऑफ बेसिस, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो स्पॉट प्राइस देखिए सिक्स वही है, सेम 6500 है, फ्यूचर्स प्राइस 6500 चल रहा है। 7000 हो गए 30th डे पे स्पॉट प्राइस, और फ्यूचर प्राइस हो गया 7200। अब यहाँ पे जो बेसिस है वो हो गया -200, यानी घट गया। अब इसमें मैं अगर शॉर्ट हेजर का देखूं क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे इसके पहले वाले केस में तो शॉर्ट हेजर का फायदा हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, अगर उसने 6500 में खरीदा, फ्यूचर सेल किया 6500 में, जब वो स्क्वायर ऑफ किया फ्यूचर्स में तो 7200, यानी कि उसने यहाँ सेल किया पर, यानी 700 रुपीज उसके फ्यूचर्स में लॉस हो गया। और जब वो स्पॉट में बेचने गया, तब वो डिलीवरी नहीं दे पाया, तो स्पॉट में जब बेचने गया तो 500 रुपये उधर इसको एक्स्ट्रा मिले, लेकिन फ्यूचर में मेरा लॉस 7200, मैंने 700 का हुआ था, और गेन मुझे स्पॉट में सिर्फ 500 का मिला, क्योंकि बेसिस नेगेटिव है 200 रुपये, जो पहले जीरो था माइनस नहीं, उसको यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लॉस 200 रुपये का हो जाता है। अगर दोनों सेम रहते, अगर स्पॉट भी उतना ही बड़ा होता जितना कि फ्यूचर्स बड़ा है, तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी, बेसिस कुछ नहीं रहता, और उसका प्राइस लॉक हो गया था 6500। बट क्योंकि बेसिस का मूवमेंट हुआ, इसकी वजह से उसको इतना का एडिशनल लॉस हो गया, तो प्राइस लॉक की वजह होने के बाद भी उसको 200 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि बेसिस के मूवमेंट की वजह से। तो यही है बेसिस के बारे में। तो कभी भी हम हेज करें तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बेसिस किसी भी सेंटर का, आप किसी सेंटर पे बैठे हैं, तो बेसिस का मूवमेंट, मतलब कि स्पॉट का मूवमेंट फ्यूचर का हिस्टोरिकली ट्रैक करना जरूरी है, कि देखना कि वो कितना मूव करता है, ताकि वो लॉस जो मार्जिन है मूवमेंट का, वो आप एक लेके चलेंगे, हाँ इतना मेरे को बेसिस में मूवमेंट की वजह से हेजिंग में भी लॉस एडिशनली हो सकता है। प्रॉफिट है तो दैट इज गुड, बट लॉस कितना हो सकता है वो हमें एक कैलकुलेटेड लेके चलना पड़ेगा। तो यही था ओवरऑल बेसिस रिस्क और हेजिंग के बारे में। कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं।